आपकी स्क्रीन पर ऊपर लेफ्ट साइड पर लाइव का वो आ रहा होगा, वहां से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। इवन मैं आपके चैट सेक्शन में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। आप इसको अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग इसको नहीं अटेंड कर पाए हैं या फिर जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए टाइम से, वो इसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हम दोस्तों लाइव हो चुके हैं और हम आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। 7 डेज का हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे में हम आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। जिस इंडस्ट्री के अंदर हम एसोसिएट हुए हैं, इस इंडस्ट्री का एक्चुअल में फ्यूचर है या नहीं है, या ये इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई, राइट। और इसमें अहम रोल किसका रहा, और हम जिस सेगमेंट पे काम करते हैं क्या वो सच में मतलब इसके उसका फ्यूचर है कि नहीं है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं, राइट। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से आज के वेबिनार को अटेंड करिएगा। एंड अगर कुछ नोट्स, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीजें आपको नहीं पता थी, तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। चलिए, मैं वेबिनार को आगे बढ़ाता हूं और हम चलते हैं सीधा स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स के माध्यम से मैं आज बात करते हुए आगे चलूंगा, राइट। ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, राइट। मैं आपको दोस्तों बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग अलग है और नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों चीजों में बहुत फर्क है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आती है, और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। कैसे आपको आगे इस प्रेजेंटेशन में आगे समझ में आएगी, चीजें सारी समझ में आएगी। मैं आपको एक एक चीज, एक एक पहलू इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं, और वो स्टोरी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, राइट। और इसके बाद मैं आपको रिलेट करूंगा कि ये क्या है और हम कितने गलत फहमी में जी रहे होते हैं, राइट। तो चलिए, एक स्टोरी के साथ हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा हाथी है, और यहाँ पर आप 6 लोगों को देख पा रहे हैं। 6 ऐसे लोग जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से 6 अंधे लोग जिनको दिखाई नहीं दे रहा। तो होता क्या है, जब हाथी को मैदान में लेकर लाया जाता है, तो एक रिसर्च करी जाती है कि 6 अंधे लोगों को हम लेकर आएंगे और हाथी को टच करके फील कराएंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस हाथी को क्या समझते हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ एक व्यक्ति है जिसने इस हाथी की पूंछ पकड़ी। सबसे पहले इसको बुलाया गया, उसने क्या करा, उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा, और क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और उसको एक तरह से आंखें बंद कर दी गई हैं, और उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है जो आप अभी आपने पकड़ा है, ये क्या है। तो ये व्यक्ति जिसकी आंखें अभी नहीं बंद है, तो इस व्यक्ति ने इसकी पूंछ को पकड़ के, हाथी की पूंछ को पकड़ के कहा कि ये एक रस्सी है, इट इज अ रोप, ये एक रस्सी है, राइट। जब उसने पूंछ को पकड़ा, पूंछ को पकड़ने के बाद उसको फील हुआ कि बहुत लंबी रस्सी जैसी है, तो उसने क्या किया, ये एक रस्सी है, राइट। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, ये दूसरा व्यक्ति जो पीछे सेकंड लास्ट है, इस व्यक्ति से पूछा गया कि आप बताओ आपको क्या फील होता है। तो वो व्यक्ति क्या आता है, वो हाथी के पेट के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर हाथ को फेरता है, और उसको पता क्या लगता है, उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी दीवार है, इट्स अ वॉल। उस व्यक्ति को क्या लगता है, ये एक बहुत बड़ी दीवार है, राइट। फिर तीसरे व्यक्ति को लेकर आया जाता है, और तीसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप टच करके बताओ। तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है, हाथी की टांग को पकड़ता है। अब इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, और इनको इनको बताना है कि ये क्या है। तो तीसरा व्यक्ति उसकी टांग को पकड़ता है। जब उसके बहुत मोटे मोटे पैर को पकड़ता है, तो उसको फील होता है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है। चलिए, चौथे व्यक्ति को लेकर आते हैं। तो चौथा व्यक्ति क्या करता है, चौथा व्यक्ति उस बड़े से हाथी के कान को पकड़ता है। जब वो कान को पकड़ के फील करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पंखा है। आपको पता होगा पुराने जमाने के अंदर पंखे कैसे यूज होते थे, हाथ से चलाने वाले। तो उनको ये लगता है कि हाथ से चलाने वाला पंखा है, इट्स अ फैन। चलिए, पांचवें व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है। तो पांचवा व्यक्ति जो होता है, वो हाथी के दांतों को पकड़ता है। वो दांतों को टच करता है, फील करता है, और उसको लगता है इट्स अ स्पेयर, यानी कि एक बहुत औजार बोलते हैं जिसको भाला बोलते हैं, उसको लगता है ये भाले का जो टिप है, आगे का हिस्सा है। और छठे व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये क्या है। तो छठा व्यक्ति क्या होता है, हाथी की सूंड को पकड़ता है।
और जब वो हाथी को सूंड को पकड़ता है तो उसको लगता है ये बहुत बड़ा अजगर है, बहुत बड़ा सांप है। अच्छा एक बात बताइए, सभी लोगों ने अपनी अपनी जैसा जैसा फील किया वैसा वैसा हर व्यक्ति ने बताया। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये पूंछ है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है बहुत बड़ी दीवार है, तीसरा व्यक्ति कह रहा है ये बहुत बड़ा पेड़ है, चौथा व्यक्ति कह रहा है कि ये एक पंखा है, पांचवा व्यक्ति कह रहा है कि ये एक भाला है, और छठा व्यक्ति क्या कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सांप है। लेकिन दरअसल ना ये रस्सी है, ना ये दीवार है, ना ये पेड़ है, ना ये पंखा है, ना ये भाला है, और ना ये सांप है। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा हाथी है। इन लोगों ने अपने हिसाब से इस हाथी को जैसा समझा वैसा बताया, हाँ या ना? जैसा इनको समझ में आया, जैसा इन लोगों को फील हुआ, वैसा इन्होंने इस हाथी के बारे में अपनी अपनी राय दी। लेकिन क्या सच में ये वो था जो ये बता रहे थे? अगर इन लोगों की आंखों पे से पट्टियां को हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये दोनों ये 6 के 6 लोग यहां पर नहीं मिलेंगे, ये लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा विशाल हाथी है, हाँ या ना? दोस्तों यही होता है हमारे इस बिजनेस के अंदर भी, हमारे इस बिजनेस के अंदर भी यही होता है। जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हो, जब आप किसी को डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के बारे में बताते हो, तो लोग आपसे अलग अलग तरीके से राय देते हैं। अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, अरे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, अरे ये तो सामान बेचने वाला काम है, अरे ये तो वो काम है जो जो कोई नहीं करता, जिसके पास कोई काम नहीं है वो ये काम करता है। यानी कि उन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। जैसा इन 6 लोगों को ये नहीं पता था कि ये हाथी है, अगर ये पता होता तो वो कभी भी ऐसी बातें ना करते। सेम इसी तरीके से इन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता, इसीलिए ये लोग अपने हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोग सही कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के बारे में चेन वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, सामान बेचने वाला काम, फालतू काम समझते नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों को इन 6 हाथियों की तरह नॉलेज नहीं है। अगर इन 6 हाथियों, इन 6 इंसानों की अगर आंखों की पट्टी को खोल दिया जाए, उसी तरीके से अगर आपके जो लोग हैं अगर उनकी आंखों से इस इंडस्ट्री की पट्टी हटा दी जाए, तो इस इंडस्ट्री के बारे में वो लोग अच्छी नॉलेज रखेंगे नहीं रखेंगे? एक्चुअल में उनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, जैसे इनको इस हाथी के बारे में नहीं पता। आपका काम, हमारा काम है इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर करना। आपका काम, हमारा काम है इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को जानकारी देना, सही जानकारी देना। मैं आपको फिर बता दूंगा, आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, राइट? और डायरेक्ट सेलर की एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। कोई व्यक्ति आपके साथ आता है, नहीं आता है, कोई व्यक्ति साथ आपके साथ एसोसिएट होता है, काम करता है, काम नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, तो सबसे पहला आपका रोल और हमारा रोल क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति आगे हमारे साथ या इंडस्ट्री में काम करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट जो गलत धारणा वो बना के बैठा हुआ है, वो गलत धारणा एटलीस्ट अपने दिमाग से निकाल दे, हाँ है ना? तो कभी भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई कुछ भी बोलता है, तो आपको वहां पर उसको सही नॉलेज देनी है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं कि वो नेगेटिव लोगों को कर रहे होते हैं, और दूसरा व्यक्ति सुन रहा होता है, उसको वो कुछ जवाब नहीं देता। आपको जवाब देना चाहिए, एज अ लीडर आपको उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप उसको मत एसोसिएट कराइए, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को उसका जवाब नहीं देते ना, अगर आप उसको इसके बारे में सही अवेयरनेस नहीं फैलाते, वो कल को किसी और को नेगेटिव करेगा। बात को समझना, एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ, किसी एक नया फ्रेशर है, 5% पे लेवल पे व्यक्ति है, और वो उसको नेगेटिव कर रहा है, बेकार है, फालतू है, बेकार, छोड़ दे, दुनिया भर की बातें कर रहा हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं। उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का करियर खराब करा, आज एक का करा, कल को कोई और डायरेक्ट सेलर उसके पास आएगा प्लान लेके, वो उसका करियर खराब करेगा, परसों को तीसरे को करेगा। यहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है साथियों? उस जो नेगेटिव कर रहा है एटलीस्ट उसको पॉजिटिव करो, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर जानकारी और सही जानकारी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में लोग गलत इंफॉर्मेशन लेकर बैठे हुए हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है इंडस्ट्री क्या है। उनको सिर्फ इतना काम है, 3 बंदे जोड़ने पड़ते हैं, उनको इतना पता है नीचे 2 बंदे जोड़ने पड़ते हैं और चेन बन जाती है और पैसा आता है। क्या ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में? क्या 2 बंदे जोड़ने से पैसे आ जाते हैं? क्या 2 या 3 बंदे जोड़ने से कामयाबी मिल जाती है? सर वही तो बात है, उनको कहानी नहीं पता। हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक में सबसे पहले
एक समरी लिखी होती है कि पेज कि चैप्टर नंबर 1 इस पेज में मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 इस पेज में मिलेगा, ऐसे चैप्टर 15 है तो 15 पेज पूरी बुक में कहाँ मिलेंगे। अरे अंदर की किताब तो पढ़ो, सिर्फ समरी देख के आप समझ रहे हो कि आपके बंदे जोड़ने वाला काम है। अरे यार यही तो बात है, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण लोग इस बिजनेस में कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। आपको और हमको इस बिजनेस की नॉलेज लेनी है, इसलिए इस सेशन को हमने स्टार्ट किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाता हूं इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से क्या संभव है और हमें इस इंडस्ट्री में काम क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेल्स में हमें काम क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने जॉब के साथ, आपके बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ इस काम को क्यों करना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी अगेन एक दूसरी कहानी के साथ मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो हम एक डिस्कस करते हैं, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है पैरेबल्स ऑफ पाइपलाइन, राइट। आज इस बुक के माध्यम से, एक बुक है जिसका नाम है द पैरेबल्स ऑफ द पाइपलाइन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक के अंदर जो स्टोरी बताई गई है उसको समराइज करके विद इन 5 मिनट में आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा और इसके क्रक्स पर लेकर चलूंगा। रेडी है आप सब लोग? रेडी है? होल्ड ऑन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलिए, बहुत ही शानदार, जस्ट अ मिनट। पाइपलाइन, आई होप आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो इसके बारे में, इसकी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगा। इसके राइटर है बर्क हेजेस, राइट। बहुत ही शानदार बुक है और एक बहुत ही शानदार कहानी दी गई है इस बुक में। मैं आपको पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा सार मैं आपको देने वाला हूं, राइट। जरा गौर से सुनेंगे और आपको अगर मौका मिले तो ये बुक अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या इवन वेस्टीज के बेस्ट डील स्टोर से जाकर परचेज करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इस बुक के अंदर। चलो मैं इस कहानी का छोटा सा सारांश में आपको देने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, 2 दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है ब्रूनो, एक का होता है पाब्लो। क्या नाम है? 2 दोस्त होते हैं, एक गांव में रहते हैं, उनका एक का नाम होता है ब्रूनो और एक होता है पाब्लो। ये इनकी कहानी है दोस्तों। और मेन जो कहानी का मेन पर्पस है वो ये है कि आज हार्ड वर्क किया जाए या आज स्मार्ट वर्क करके कल को सिक्योर किया जाए, ये इसका थीम रहने वाला है, राइट। तो मैं आपको कहानी शुरू करता हूं दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते देखते हम लोग कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। 2 पहाड़ हैं, एक पहाड़ पर एक गांव है, राइट। और उस गांव के अंदर पानी नहीं है। पानी लेने के लिए उस गांव के सभी व्यक्तियों को दूसरे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गांव है वो एक पहाड़ पर है, लेकिन इस पहाड़ पर पानी नहीं है और गांव वालों को पानी लेने के लिए दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ता था। उस पहाड़ पर जाने के लिए पहले उस पहाड़ से आपको नीचे उतरना है, नीचे आके फिर आप दूसरे पहाड़ पर जाएंगे, फिर पानी लेकर आएंगे, फिर वापस अपने गांव से लेकर आएंगे। तो लोगों की दिनचर्या कुछ ऐसी होती थी पानी पीने के लिए, राइट। लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसते थे क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी ले जाना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, क्योंकि जब आप पानी लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्यास बढ़ जाती है। तो लोग त्राही त्राही मचाते थे पानी के लिए। उसी गांव के अंदर 2 दोस्त रहते थे, इसी गांव के अंदर 2 दोस्त रहते हैं और वो प्लान करते हैं कि यार अब हम बड़े हो गए, अब हमें ना जीने के लिए कुछ करना चाहिए, अब हमें अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कुछ बढ़िया करना चाहिए, राइट। अच्छा, इसी दौरान होता क्या है, जो गांव का एक मेयर होता है या प्रधान बोल सकते हो, गांव का एक प्रधान होता है, वो प्रधान एक वैकेंसी निकालता है गांव के लिए। वो कहता है कि अगर आप इस गांव में पानी लेकर आते हैं तो हम आपको पैसा दे देंगे। ये काम उन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी। तो इन दोस्तों ने कहा यार हमें काम की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए काम की जरूरत है, तो क्यों ना हम इस काम को करें, राइट। तो उस प्रधान ने क्या कहा, उस प्रधान ने कहा कि आपको ये बाल्टी से पानी लेकर आना है, एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी लेकर आना है और इसके एवज में हम आपको क्या देंगे, इसके एवज में हम आपको रोज हर बाल्टी के 10 रुपए देंगे। एक बाल्टी का 10 रुपए। अब जितनी बाल्टी आप पानी गांव में लेकर आएंगे उतना ज्यादा हम आपको पानी देंगे, उतना ज्यादा हम आपको पैसा देने वाले हैं। ये था उस प्रधान का प्लान। अच्छा, दोस्तों ने डिसाइड किया चलो यार ये काम शुरू करते हैं, वैसे भी अपने पास कोई काम तो है नहीं, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। तो उसके दोस्तों ने दोनों एग्री हो जाते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, बाल्टियों से पानी लाना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका एक सपना होता है कि जिंदगी में मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वो क्या करते थे, दोनों हाथों से बाल्टियां उठाते थे,
दूसरे पहाड़ पर जाते थे, पानी भरते थे, वापस गांव में लेकर आते थे, फिर पलट देते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, आते थे। वो रोज ये काम करने लगे और रोज इसी काम से वो पैसा कमाने लगे। अच्छा, ब्रूनो जो होता है उसके माइंड में ख्याल आता है कि यार जितनी ज्यादा बाल्टियां पानी लाऊंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा। क्या? जितनी ज्यादा बाल्टियां मैं पानी भर के लाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो एक काम करता हूं, क्योंकि ब्रूनो का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज काम करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बाल्टी के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। कह रहा छोटी छोटी बाल्टी भर के लाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है, काम करते हैं, मेरा शरीर बहुत तगड़ा है, तो मैं क्यों ना इस बाल्टियों को मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। अगर मैं बड़ी साइज की बाल्टी लेकर आऊंगा तो मुझे पैसा भी ज्यादा दुगना मिलेगा और मुझे मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या करा, उसने अपनी बाल्टी को बड़ा किया और उसने हार्डवर्क करना शुरू करा। उसने कहा मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा और हार्डवर्क करने के बाद मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, और जब मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा तो मैं एक बहुत सारा शानदार घर भी खरीद लूंगा। क्या प्लानिंग थी कि साइज को बड़ा करके मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा और अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो इस काम से सेटिस्फाइड नहीं था। जो दूसरा दोस्त पाब्लो था वो इस काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसको ये काम बहुत बोरिंग लगता था। राइट? उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे फिजिकल एफर्ट ज्यादा ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे, मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी आना शुरू हो जाए। राइट? तो उसने कुछ दिमाग लगाया और उसने एक प्लान बनाया, एक प्लान डिजाइन किया कि एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी कैसे लेकर आ जाए। एक मास्टर प्लान उसने डिजाइन किया। तो उसने डिजाइन किया दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाई दूसरे पहाड़ पर। यहां से लेके, पहले क्या था, पैदल पहले नीचे आना पड़ता था, यहां से फिर ऊपर जाके बाल्टी भरो, फिर नीचे लाओ, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ो और गांव में पहुंचाओ। पहले ये करना पड़ता था जिसमें बहुत हार्डवर्क लगता था। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, डायरेक्टली एक मास्टर प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाऊं और दूसरे पहाड़ के ऊपर डायरेक्ट में पहुंचा दूं। ये इसका मास्टर प्लान था। अच्छा, ये मास्टर प्लान इसने अपने दोस्त को भी बताया कि मेरा ये प्लान है, और अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्त, ब्रूनो को ये बात समझ में नहीं आई। ब्रूनो ने साफ मना कर दिया। ब्रूनो कह रहा, सर भाई सुबह से शाम तक मैं काम करता हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहा है। लेकिन पाब्लो अपनी जिद पे अड़ गया और उसने ये अपना मास्टर प्लान डिजाइन करना शुरू करा, उस पर काम करना शुरू करा। अच्छा, पाब्लो ने अब किया क्या, ब्रूनो ने क्या किया, अपनी बाल्टियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो ज्यादा बाल्टी भर के लेकर आता था और उसको ज्यादा पैसा मिला करता था। ज्यादा बाल्टियां लाता था, ज्यादा पैसा, वो बहुत पैसा कमाने लगा। राइट? लेकिन पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने अपना मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मतलब उसने क्या करा, आधा दिन वो बाल्टी से पानी भरने में लगाता था और बाकी का आधा दिन अपना मास्टर प्लान यानी कि वो पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। आधा दिन वो क्या करता था, बाल्टी से ढोया करता था और बाकी के आधा दिन को वो अपने मास्टर प्लान यानी कि पाइपलाइन को बिछाने में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, गांव वाले ने बहुत मजाक उड़ाया उसका, क्योंकि ये एक असंभव काम सा था, ये एक असंभव सी चीज थी। तो गांव वाले बहुत मजाक बनाते थे। वो उसको पाइपलाइन मैन का नाम देने लगे कि ये पाइपलाइन मैन है, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार का है, ये इन सब से कुछ नहीं रखा। बहुत नेगेटिव किया लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रूनो था, उसका दोस्त था, जो बहुत हार्डवर्क कर रहा था, उसकी लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया और उसने उसी पैसे से घर ले लिया, उसी पैसे से घोड़े भी ले लिए, उसी पैसे से उसने गाय भी ले ली, एक अच्छा आलीशान घर बना लिया। बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक वो बड़ी बाल्टियां भर के लेकर आने लगा, यानी कि हार्ड वर्क करके उसने पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रूनो की जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोरी में कन्वर्ट हो गई। जितनी शक्ति ब्रूनो में थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ब्रूनो की उम्र बढ़नी शुरू हो गई, वो बूढ़ा होना शुरू हो गया। अब वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता था जितना वो काम पहले कर पाता था। तो अब वो पानी भी कम लेकर आने लगा। राइट? लेकिन पाब्लो की जो पाइपलाइन थी अब वो रेडी हो गई थी। समय जरूर लगा दोस्तों, साल लगा, 2 साल लगा, लेकिन रोज के थोड़े थोड़े अथक प्रयास के बाद जो पाब्लो की पाइपलाइन थी, जो रोज थोड़ा थोड़ा बनाया करता था, वो अब तैयार हो चुकी थी। यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब आगे क्या दोस्तों, आगे होता क्या है, जो ब्रूनो होता है, क्योंकि वो शरीर की शक्ति कम हो चुकी है, अब वो कमजोर हो चुका है और वो बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर आया करता था, तब वो अचानक से एक बार गिर जाता है और उसको चोट लग जाती। राइट? लेकिन जो पाब्लो की पाइपलाइन थी अब वो चालू हो चुकी थी, उसका उद्घाटन हो चुका था। अब ये एक रेगुलर इनकम देने लगी। कैसे?
अब पाब्लो क्या करता था, आराम से यहाँ पर लेटा करता था। आप देख रहे हैं, जब भी किसी को पानी की जरूरत पड़ती थी उसने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया और यहां से क्या करा उसने, जिसको पानी चाहिए होता था वो मीटर ऑन करता था और पैसे चार्ज किया करता था और आराम से मस्ती किया करता था, सोया करता था। ऐसे करके उसकी जिंदगी मस्त चलने लगी। लेकिन दूसरे वाले का हाल क्या हुआ आपने देखा, जो जिंदगी भर हार्ड वर्क कर रहा था, एक टाइम के बाद अब उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। अब कहते हैं ना कि खाने तक के लाले पड़ गए उसको, क्योंकि अब शरीर भी मजबूत नहीं है और अब वो काम भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, अब रोजी रोटी तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसका दोस्त था जो जिसने पाइपलाइन बिछाई, ब्रूनो, अब वो अमीर बन चुका था, अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। अच्छा, अब उस दोस्त ने प्लानिंग किया कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब उसने क्या करा कि जो समस्या हमारे गांव में है, क्यों ना इस समस्या, ये समस्या बहुत सारे दूसरे गांव में है, क्यों ना मैं वहां पर भी इसी तरीके की पाइपलाइन बिछाऊं। तो पाब्लो ने अपने दोस्त ब्रूनो को एक ऑफर दिया कि अब एक काम करो, तुम मेरा काम संभालो, ये पाइपलाइन को अब आप संभालो और आप 80% पैसा आप रखना, 20% पैसा रॉयल्टी इनकम मुझे देना। 80% पैसा तुम्हारा, क्योंकि मेहनत तुम करोगे, यहां पे देखभाल तुम करोगे, पैसे तुम कलेक्ट करोगे, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन 20% पैसा मेरा। ये किसने कहा? जिसने पाइपलाइन बिछाई थी। अच्छा, यही काम करना उसने शुरू कर दिया। वो हर जगह पाइपलाइन बनाता चला गया और हर जगह 20% की पार्टनरशिप लेना शुरू कर दिया। अब इसका दोस्त बहुत खुश, यार कितना बढ़िया दोस्त है ये, सुन लो। अब कहानी ब्रूनो और पाब्लो की कहानी से दोस्तों आपको समझ में क्या आता है, पहले ही समझो। ब्रूनो क्या करता था, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी लेकर आया करता था बड़ी बड़ी बाल्टियों से, और वो क्या करता था, हार्ड वर्क करता था और एक्टिव वर्क करता था। जब जब जाएगा बाल्टी लेकर आएगा, तब तब पैसा आएगा, जब नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने क्या किया, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पाइपलाइन का निर्माण किया। टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन पाइपलाइन का निर्माण जब हो गया तब अब उसको पैसिव इनकम आ रही है। अब वो कुछ करे या ना करे, वो टूटी चलाएगा और पानी आता रहेगा, उसको अब जाकर दूसरे पहाड़ पर पानी लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, इस पाइपलाइन को बिछाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा और इस 2 साल तक बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। गांव वाले ने बहुत उल्टी सीधी कही, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। आज वो पैसिव इनकम कमा रहा है। यस और नो? ये दोनों दोस्तों की कहानी है। एक ऑप्शन है, आप जिंदगी भर एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते रहें और आने वाले टाइम के बाद, जब 30, 35, 40 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर कुछ इस तरीके से हो जाता है और हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन अगर आज हम पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं तो लाइफ हमारी कुछ और ही होती है। दोस्तों समझना पड़ेगा, हमें एक्टिव इनकम के ऊपर काम करना है या एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी क्रिएट करें पाब्लो की तरह। जिस तरीके से 4 से 6 घंटे 8 घंटे हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ क्यों ना एक पैसिव इनकम यानी कि पाइपलाइन का निर्माण कर लें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, जब हम नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, तो ये हमारी जो पैसिव इनकम है, जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, हमें जिंदगी भर इनकम देता रहे। इसके बारे में दोस्तों आज सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पैसिव इनकम आएगी कैसे, हम कैसे कमाएं, क्योंकि राइट। तो आई होप आपको स्टोरी यहां पर समझ में आई है, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की। अगेन फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे कंटिन्यू करता हूं उसको। अभी तक मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया, अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू अर्न पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक्चुअल में अर्न कैसे करें, क्या क्या ऑप्शन है पैसिव अर्निंग के। पाइपलाइन, पाब्लो ने तो पाइपलाइन बिछा ली, अब हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर पाइपलाइन को बिछा सकते हैं। आज अब हम उस पर बात करते हैं, हाउ टू अर्न पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो हमारे काम ना करने के बाद या हमारे ना रहने के बाद, हमारे उस काम के अंदर एक्टिव ना होने के बाद भी आती रहे। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो हम अर्न कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन से जानते हैं, ऑप्शन से जाने कौन कौन सी वो इनकम्स है। राइट, सबसे पहले मेक मनी फ्रॉम मनी। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, आप रेंटल इनकम, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बना लीजिए जिससे आपको जिंदगी भर किराया आता रहे, वो एक पैसिव इनकम है। राइट, क्योंकि अब जिंदगी भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर महीने की 1 तारीख को वहां आप जाएंगे और वहां से किराया वसूल कर लेकर आएंगे। राइट, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक बार एफर्ट किया हमने, रेंटल प्रॉपर्टी बना ली और उसके बाद हमको लाइफ टाइम रेंट आ रहा है उसका। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ है हमारे पास, एक बढ़िया सा हम लोग विला बना देते हैं, चौल बना देते हैं, प्रॉपर्टी बना देते हैं, होटल्स बना देते हैं, वहां से रेंट आता रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। दूसरी चीज, चलो दूसरा काम करते हैं, हमें कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप के अंदर बहुत सारा टैलेंट, स्किल और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। क्या वो सब चीजें हैं हमारे पास?
सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टमेंट। कोई भी स्टार्टअप करोगे सर, एक चाय का ठेला लगाने की कोशिश करोगे ना, तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और क्या क्या है। म्यूचुअल फंड्स, आप एक काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स या कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको टाइम टू टाइम रिटर्न्स मिलते रहे। तो क्या ऐसा करने के लिए अगेन फिर हम सबको चाहिए मनी, मेक मनी फ्रॉम मनी के लिए मनी भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। चलो और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, पैसे से पैसा बनाना, वो हमारे पास पैसा ही नहीं तो पैसा बनाएंगे कैसे। चलो और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, पैसिव इनकम को अर्न करेंगे, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम ले लेते हैं। रॉयल्टी इनकम मतलब आप नॉवल लिख दीजिए, आप कोई बुक ऐसी छाप दीजिए जो जब जब बिकेगी तब तब आपको उसकी रॉयल्टी आएगी। आप रहे ना रहे, आपके आने वाली पूरी जनरेशन को उस किताब से पैसा आता रहेगा। आप जब भी वो आपकी बुक बिकेगी तब तब आपको पैसा आएगा, चाहे अब आप इस दुनिया में रहे या ना रहे। क्या ऐसी कोई बुक बना सकते हैं? नहीं। चलिए काम करते हैं, अगला काम सिंगर बनते हैं। सिंगर बनते हैं, है ना। एक सिंगर अगर गाना गा देता है ना, उसको जिंदगी और उसकी रॉयल्टी इनकम आती रहती है। अब वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, अब वो आगे गाना गाए ना गाए, यस और नो। जिस तरीके से आपने YouTube के ऊपर देखा होगा, YouTube के ऊपर अगर आप किसी के म्यूजिक को आप अपने वीडियो के अंदर प्ले करते हो तो उससे जो भी इनकम होती है वो उस व्यक्ति को जाती है जिसका ये सॉन्ग होता है, आपको उससे इनकम नहीं आती। अगर आप किसी भी वीडियो पर कोई म्यूजिक ऐड करेंगे तो वो उसका रेवेन्यू किसको जाएगा, जिसने वो गाने को गाया है। तो क्या आप ऐसा कोई काम सिंगर बन सकते हैं? वो भी संभव नहीं। चलिए पेंटर बन जाते हैं। आपको पता है पेंटर जब भी वो पेंटिंग बिकती है तब तब उसको रॉयल्टी इनकम आती है। आप और हम इतने शानदार पेंटर हैं क्या? नहीं। क्या आप मोनालिसा की पेंटिंग बना सकते हैं? नहीं। ये सब संभव हमारे हाथ में नहीं है, नहीं रॉयल्टी इनकम भी नहीं आएगी। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें रॉयल्टी इनकम आए और बढ़ते हुए क्रम में आए, ऊपर की तरफ ग्रोथ होते हुए हमें इनकम आए। ऐसा क्या करें दोस्त? मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। आज मैं आपको इसकी डीप में जानकारी देने वाला हूँ, राइट। बहुत डीप में चलेंगे दोस्तों। आप इनको जानते होंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनकी एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही शानदार बुक है, अल्टीमेट बुक है। आप इसको पढ़िए। इवन नहीं पढ़ सकते, यूट्यूब पर जाइए। आज की डेट में तो सर ऑडियो बुक अवेलेबल है। कुछ मत करो, कान में ईयरफोन लगाओ, पूरी की पूरी कहानी वो व्यक्ति सुना रहा होता है, आपको सिर्फ सुनना है। मत पढ़ने की आदत नहीं है, सुनने की आदत डाल लो। ऑडियो बुक्स आ रही है, राइट। मैं इनके बारे में रिच डैड एंड पुअर डैड के अंदर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ESBI मॉडल, राइट। ESBI मॉडल, ये मॉडल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। दोस्तों इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं। 4 कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि अगर बात करूं, इंसान 4 कैटेगरी से पैसे कमा सकता है। E फॉर एम्प्लॉय, या तो वो एम्प्लॉय जॉब करके पैसा कमाएगा। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, अपना छोटा मोटा बिजनेस करेगा, छोटा मोटा व्यवसाय करेगा। B फॉर बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेस करेगा और पैसा कमाएगा। और चौथा I फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाएगा। ये 4 कैटेगरी से पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं साथियों, एक इंसान कुछ भी कर ले इस 4 कैटेगरी के अंदर ही आएगा। अगर उसको 1 रुपया भी अर्निंग आती है वो इन 4 कैटेगरी के अंदर ही आएगा। अगर वो चाय बेचता है वो सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जॉब करता है, वो एम्प्लॉय है। अगर क्लिनिक चलाता है, सेल्फ एम्प्लॉय। अगर किसान है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर एक बड़ा कारोबार, जैसे अगर मुकेश अंबानी के बारे में बात करूं, वो एक बिजनेसमैन है, राइट। इस 4 कैटेगरी के अलावा कोई इनकम, कोई अलग कैटेगरी हो ही नहीं सकती। 5वीं कैटेगरी वही है, वो जो कुछ नहीं करेगा वो 5वीं कैटेगरी में जाएगा, और 5वीं कैटेगरी वाले को कोई पैसा आता भी नहीं, राइट। बात को समझेंगे, 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने के। हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको E और S दिख रहा होगा। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि ये दोनों एक तरह से एम्प्लॉय ही है। ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं और लिमिटेड इनकम आती है, और जब जब एक्टिव रहते हैं, जब जब हाथ पैर मारते हैं, तब तब पैसा आता है, राइट। हाथ पैर नहीं मारेंगे, काम नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, पैसे आने बंद हो जाएंगे। और लिमिटेड इनकम आएगी, अनलिमिटेड इनकम पैसा बना नहीं सकते, अकेले करके ही पैसा कमाते हैं। लेकिन राइट साइड में आप देख रहे हैं B और I दिख रहा होगा। राइट साइड में क्या दिख रहा है साथियों? B और I। B फॉर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं? ये टीम वर्क करते हैं और इनको अनलिमिटेड इनकम आती है। लिमिटेड नहीं आती, अनलिमिटेड। ये 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे बात करते हैं, राइट। और इनको आती है पैसिव इनकम। जो आज काम कर रहे हैं, ये आपको इनके काम ना करने के बाद भी आएगा, और इनके इस दुनिया में ना रहने के बाद भी ये पैसा आता रहेगा। अब हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया में 95% लोगों के पास 5% पैसा है। जो 95% लोग हैं वो या तो वो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है। 95% लोग नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं।
लेकिन अगर पैसे के बारे में बात करी जाए, इन टर्म ऑफ मनी के बारे में बात करी जाए, तो इन 95% लोगों के पास केवल 5% पैसे हैं। टोटल मनी का केवल 5% पैसा किसके पास है? जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग अपना छोटा सा कारोबार, छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं। एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं, इस दुनिया में केवल 5% लोग हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। केवल 5% ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के बारे में बात करी जाए, तो इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। 95% दौलत किसके अकाउंट में भरी पड़ी है? जो 5% है जो बिजनेस कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ इन दोनों के, इन 5% के पास पूरी दौलत इनके पास है। हाँ या ना दोस्तों? अगर एक सर्वे कहता है कि अगर इन चारों लोगों को आज बराबर बराबर पैसा बांट दिया जाए, अगर इन चारों लोगों से ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन सब लोगों से पैसा ले लिया जाए और इन सबको बराबर दे दे, 25% E को, 25% S को, 25% B को और 25% I को, इन सबको बराबर बराबर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो आने वाले 10 साल के बाद, ऐसा सर्वे ने कहा है, आने वाले 10 साल के बाद सिचुएशन फिर यही आ जाएगी कि राइट साइड वाले फिर 5% रह जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय फिर से वही हो जाएंगे 95%। भीड़ फिर यही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अगर आप कहते ना कि अगर आपके एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास कितना भी पैसा आ जाए, उसकी सोच वही रहती है कि इसको मैं कहाँ फिक्स डिपॉजिट करा दूं, है ना, कहां पे मैं इसको, मुझे 2-4% ब्याज मिल जाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन की सोच अलग रहती है, वो पैसे को डबल करने की सोचता है, वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है, वो ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे वो फ्यूचर में इस बिजनेस के 10 गुना 20 गुना पैसा बना सकता है। लेकिन एक एम्प्लॉय क्या करता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलता है, 5 लाख रुपए उसके पास है तो 5 लाख रुपए की वो FD करा देता है। लेकिन बिजनेसमैन कभी भी FD ये सब चक्करों में नहीं पड़ता है, वो अपने बिजनेस को और बड़ा करने के बारे में सोचता है। तो 4 ही कैटेगरी समझाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के बारे में। बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, इनको जानते हैं आप? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको जानते हैं? आई होप आप बिल्कुल जानते होंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, ये डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते थे, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू विल नेवर गेट बेस्ट ऑफ योर यंग यूथ एज। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी के सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है और आज की डेट में पूरे विश्व में हर एक युवा को इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहिए, अगर वो अपनी उम्र का, अपनी एज का सबसे बेस्ट रिजल्ट देना चाहता है। कौन कहता है सर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि आज दुनिया में नहीं है। और मैं कुछ साथियों से मिलवाता हूं, इनको तो जानते होंगे, डॉक्टर बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, आज ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं 21वीं सदी में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है आज रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, जॉब्स इतने नहीं दे सकते जितने लोग आज अनएम्प्लॉयड पड़े हुए। तो आज डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बना दी। इनको जानते हैं? बिल गेट्स एक टाइम पे दुनिया के सबसे रईस आदमी हुआ करते थे। ये क्या कहते हैं? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे दोबारा मौका मिले काम शुरू करने का, अपनी जिंदगी को शुरू करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। कौन कह रहा है यार? ये छोटे मोटे लोग तो नहीं ना, आप लोग इनके कोर्स पढ़ते हैं, राइट? रॉबर्ट T कियोसाकी, इनके बारे में जो मैंने बताया था, अपनी रिच डैड एंड पुअर डैड, इन्होंने बुक लिखी है, ESBI क्वाड्रेंट इन्हीं का है। और ये क्या कहते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर बिल्ड नेटवर्क। जो अमीर लोग हैं वो लोगों का नेटवर्क बनाने के ऊपर काम करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो लोगों का नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क से पैसा बनाते हैं, और बाकी सभी लोग अपने काम की तलाश करते हैं, जॉब की तलाश करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब लोग जॉब यानी कि काम की तलाश करते हैं। साथियों, इनको जानते हैं? वॉरेन बफेट, ये क्या कहते हैं? वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड नेटवर्क मार्केटिंग इज टुडे। अगर मुझे सबसे कोई बड़ी बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर वो क्या कह रहे हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली इंडस्ट्री है पिछले 60 सालों के अंदर। इनको जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के एक टाइम पे राष्ट्रपति थे। ये क्या कहते हैं? इफ आई वर स्टार्ट ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री। अगर मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखता हूं तो मैं इस इंडस्ट्री से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकता हूं। कौन कह रहा है यार? अब होता क्या है, हम किसकी बात मान रहे होते हैं? अच्छा मुझे बताइए, सक्सेसफुल आदमी की बात को मानना चाहिए या जो जिंदगी में फेल है उसकी बात को मानना चाहिए?
हम मानते किसकी है? अपना अड़ोसी पड़ोसी जो खुद महीने के 15,000 रुपए कमाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता नहीं है और उसने कह दिया बेकार है, हम उसकी बात मान जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोग आपकी स्क्रीन पे हैं, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। तो गलती किसकी है? हमारी है यार। चलो समझाता हूं, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल के बारे में और समझाता हूं, समझो। टॉप 10 मार्केट्स, ये 2019 का एक डेटा है। 2019 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन देश थे जो टॉप पर थे? 2019 की बात कर रहा हूं। 2019 के अंदर अगर बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बिजनेस किया था वो 35,210 करोड़ का किया था। कितना किया था? यूएस मिलियन डॉलर्स, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 35,210 यूएस मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया। चाइना ने 23,954 मिलियन डॉलर्स, कोरिया ने 17,000, जर्मनी 17,000। आप देख सकते हैं यहां पर नीचे ताइवान यानी कि चाइना, जिसमें 3,650, और इसमें भारत का नाम दूर दूर तक नहीं। भारत का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या है? अभी हमारी भारत के अंदर इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लोग इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते, इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में बिल्कुल भी लोगों को अभी ज्ञान नहीं है। दुनिया के सभी देशों के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आज भारत के अंदर अभी भी लोग इसको गलत निगाह से देखते हैं, इसीलिए भारत में लोग पिछड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में आप स्क्रीन पर देखिए सर, 35,210 यूएस मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहा है यार, और हम अभी कहीं पर भी नहीं, उसका 1% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लोग इग्नोर करते हैं, लोग इसको जोड़ने वाला काम समझते हैं। सर ये भ्रांति भी मैं आपकी दूर करने वाला हूं। आगे आगे आइए बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर्स में के अंदर वर्क किया जाता है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, और हर कंपनी अपने अपने सेगमेंट को लेकर आती है। 6.1% कंपनीज जो है वो क्लोथिंग पर काम करती है, यानी कि कपड़ों के ऊपर काम करती है। 28.6% कंपनीज जो है वो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर पे काम करती हैं। 2.8% जो है होम केयर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और 11% कंपनीज जो है वो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वेलनेस के प्रोडक्ट्स जो है वो लगभग 35.6% प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। बुक्स का कारोबार है वो केवल 2.1% है। फूड स्टफ है 3.1%। होम एंड इंप्रूवमेंट उसका जो है आप देख सकते हैं 1.73%। सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा ग्राफ किस चीज का है? सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में मूव होने वाला प्रोडक्ट कौन सा? आप देख रहे हैं, ग्राफ दिख रहा है आपको, दो ग्राफ बहुत बड़े बड़े दिख रहे होंगे। कौन कौन से? पहला नंबर 1 कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, यानी कि लगभग सभी कंपनीज कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जरूर बनाती हैं। और दूसरा एक और ग्राफ आपको दिख रहा होगा, कौन सा? वेलनेस का। फ्यूचर है वेलनेस। 35.6% प्रोडक्ट्स जो है वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप देख रहे हैं ये दो कैटेगरी बहुत ज्यादा बड़ी है, और सभी कंपनीज एटलीस्ट इन दोनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स जरूर बनाती हैं। और जिस इंडस्ट्री के, इस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप और हम एसोसिएटेड हैं दोस्तों, हम भी कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर और हेल्थ सप्लीमेंट्स इसी के अंदर डील करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों सेगमेंट का फ्यूचर कितना बड़ा है। फ्यूचर कितना बड़ा है किसका? कॉस्मेटिक का। यूज होगा ही होगा, इंसान है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करेगा। पर्सनल केयर, इंसान है, जिंदा है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज होंगे। और वेलनेस का इसलिए होने वाला है क्योंकि डे टू डे लाइफ में बीमारियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और उसके लिए हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर एसोसिएटेड है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम एक सही जो कंपनी एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर सही प्रोडक्ट के साथ, सही सेगमेंट के साथ काम कर रही है, हम उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। लोगों को लगता है तो बंदे जोड़ने वाला काम, चेन वाला काम, अरे ये अभी से नहीं भाई, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। समझाता हूं मैं आपको, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे पहली कंपनी थी वो 1886, यानी कि आज से लगभग 125 साल पहले, 130 साल पहले यूएसए में थी, और वो परफ्यूम बनाती थी। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कब हुआ? तो इसकी पहली कंपनी थी वो 1886 में थी, जो परफ्यूम बनाती और यूएसए बेस्ड कंपनी थी। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? 1951 में इसका डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, वो अमेरिका में हुआ। 1951 में इसको और ज्यादा नेम फेम मिलने लगा अमेरिका के अंदर। भारत के अंदर इसका जो शुरुआत हुई वो 1996 के अंदर हुई।
1996 से पहले भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नहीं था। 1996 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर आई और इसमें भारत के अंदर इसका इसकी जो ग्रोथ है वो शुरुआत हुई। 2015 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रेगुलेशंस आ गए। उससे पहले बहुत सारे इधर उधर के ये फलाना दिखाना कंपनी आती है, उन्होंने इस इंडस्ट्री का नाम खराब किया। और 2015 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रेगुलेशंस लेकर आई, राइट। और 2016 के अंदर इसकी गाइडलाइंस भी आई कि कौन सी कंपनी को क्या करना है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है, राइट। किस पे ताला लगेगा, कौन अच्छी चलेगी, एक कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस लेकर आई। और आज अगर बात करूं तो 2019 के अंदर इस इंडस्ट्री से जो टर्नओवर है वो 13,000 करोड़ का है। कितना टर्नओवर है? 13,000 करोड़ का टर्नओवर की इंडस्ट्री कर रही है। और मैं आपको एक छोटा सा क्लिप और दिखाना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के मेंबर है। मैं आपको उनका एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, आई होप आपको उसकी आवाज पहुंच जाए। ध्यान से सुनिएगा कि ये इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा क्या बता रहे हैं। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो दोस्तों आपने देखा इस इंडस्ट्री के बारे में अनुराग ठाकुर जी ने क्या बताया, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएटेड हैं और इसका बहुत ही शानदार फ्यूचर है। एंड फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, अगेन चलिए बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर ये तो बस आलतू फालतू, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अब मैं फ्यूचर बताता हूँ थोड़ा सा। फ्यूचर देखिए, ये बिजनेस कब तक चलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बिजनेस कब तक चलेगा। तो मेरा जवाब है सर, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये काम चलता रहेगा। भाई घर में बेसिक प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और वेलनेस के प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सिर्फ इंसान तब लेना बंद कर सकता है जब वो इस दुनिया में ना रहे, राइट। जब तक वो है, सांस में सांस है, वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है और साथ में वेलनेस के प्रोडक्ट्स भी चाहिए, यानी कि ये बिजनेस चलता रहेगा सर। फेसबुक और व्हाट्सएप, ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फेसबुक और व्हाट्सएप हमसे एक भी पैसा नहीं लेते, लेकिन आज भी वो टॉप पर है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हो ना, प्ले स्टोर पर सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में टॉप पर दिखेगा तो क्या दिखेगा? फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम।
सबसे ज्यादा सर्च के इंस्टॉल करने वाले एप्लीकेशंस क्यों है? क्यों आज ये टॉप पर क्यों है फेसबुक और व्हाट्सएप? क्यों? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाया है, इनको नेटवर्क की पावर पता है, इनको उन लोगों की पावर का पता है, इसलिए आज ये लोग टॉप पर है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनका कहना, फिक्की का कहना क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ का कारोबार करेगी। अभी मैंने कितना बताया? 13,000 करोड़ का हम लोग कर चुके हैं, और 64,500 करोड़ का ये कारोबार ये इंडस्ट्री करने वाली है, और इससे बहुत ऊपर तक जाएगा साथियों। इस इंडस्ट्री के साथियों रिक्वायरमेंट, यस रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 1, आपको बिलीव चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं, राइट, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए। तो सबसे पहले बिलीव कि यस संभव है, यहां से वो सारी अचीवमेंट्स ली जाती है। दूसरा ट्रस्ट, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने कंपनी के ऊपर विश्वास, आपको अपने ऊपर विश्वास, आपको अपने अप्लायंस के ऊपर विश्वास, और आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, क्योंकि कामयाब नहीं होंगे जब तक ट्रस्ट नहीं होगा। ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, आप इस बिजनेस में आगे तक जा नहीं पाएंगे। जुनून बहुत इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने का एक जुनून, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में लर्निंग एटीट्यूड, सिर्फ ज्वाइन कर लेने भर से या ड्रीम बना लेने भर से कामयाब नहीं होगा। इंसान कामयाब नहीं होता जब तक वो लर्निंग एटीट्यूड में नहीं आता। और आपको सिखा कोई भी सकता है, आपसे छोटे लेवल के व्यक्ति भी आपको अच्छी लर्निंग दे सकता है, आपके अप्लायंस आपकी अच्छी लर्निंग दे सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइंस आपको अच्छी लर्निंग दे सकते हैं। जो व्यक्ति सीखने के लिए आगे रहता है वो इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाता है। ध्यान से सुनेगा, 4 पिलर्स ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं। वो 4 पिलर्स कौन से? नंबर 1 मेंटल, अगर वो इंसान की मेंटल सिचुएशन अच्छी है तो उसकी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं होगी? मेंटली वो बहुत अच्छा है तो लाइफ अच्छी होगी। नंबर 2 स्पिरिचुअल, अगर वो स्पिरिचुअल है, गॉड से कनेक्टेड है तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। नंबर 3 फाइनेंशियल, अगर वो फाइनेंशियली अच्छा है तो उसकी लाइफ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ साथ फिजिकल, अगर वो फिजिकली हेल्दी है तो भाई जिंदगी जीने का मजा ही अलग है। इनमें से कुछ भी मिसप्लेस है तो जिंदगी जीने का मजा नहीं है। अगर मेंटली चैलेंज है, बाकी सब है, तो जिंदगी जी पाओगे? मजा आएगा? नहीं। पैसा नहीं है, जिंदगी मजा आएगा? नहीं। सब कुछ है, फिजिकली अच्छा नहीं हूं, जो मैं खड़े नहीं हो पाता, मुझे डायबिटीज है, मैं चाय नहीं पी पाता, मैं गुलाब जामुन नहीं खा पाता, फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा मुझे बताइए, अब मुझे आंखों से दिख नहीं रहा है, मुझे कम दिखाई देता है, मुझे सुनाई कम देता है, फिजिकली चैलेंज है। अच्छा अब बताइए जिंदगी जीने में मजा आएगा? नहीं आएगा। ये चारों चीजें, मेंटल, फिजिक्स, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल, ये चारों चीजें एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री आपको ये चारों चीजें देती है। आप इस बिजनेस में आने के बाद मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, वहां पर आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। स्पिरिचुअली आप इस बिजनेस में, स्पिरिचुअली भी आप लोगों ने कभी एसबीसी एसटीएम जैसा प्रोग्राम अटेंड किया होगा तो आप स्पिरिचुअली भी गॉड से कनेक्टेड हो जाएंगे। फाइनेंशियली बिजनेस, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप फाइनेंशियली बहुत अप लेवल पर जाने वाले हैं। यहाँ पर हजारों और लाखों रुपए तो बहुत छोटी इनकम हो जाती है जब आप इस बिजनेस में आने वाले 4-5 साल ढंग से काम करते हैं। और फिजिकली आप स्ट्रांग होने वाले इसलिए क्योंकि आप और हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जहां पर वेलनेस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां पर स्पिरुलिना मिलता है, नोनी मिलता है, एलोवेरा मिलता है, और आजकल तो सबलिंगुअल स्प्रे भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑलरेडी फिजिकली भी स्ट्रांग है, राइट। तो एक बहुत अच्छी लाइफ है जो आप जी सकते हैं। एक कोट है जे पॉल गैटी का, वो आपको जरूर बताना चाहूंगा। जे पॉल गैटी क्या कहते हैं? आई वुड रेदर रिसीव 1% ऑफ द इनकम ऑफ 100 मैन देन 100% ऑफ द इनकम ऑफ 1 मैन। क्या मतलब है? ये कहते हैं कि सर मैं 100 लोगों से 1% कमाना पसंद करूंगा, बशर्ते एक आदमी से 100% कमाना। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं ये, कि सर मैं 100 लोगों से 1% कमाना पसंद करूंगा, बशर्ते एक आदमी से 100% कमाना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से समझिएगा। ये एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति 100 लोगों से 1-1 रुपया लेता है, या एक व्यक्ति 100 लोगों से काम करवाता है, उनको जॉब पर रखता है और उनसे अर्निंग लेता है। और दूसरा व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति को काम पर रखता है और सारा काम उसी से करवा लेता है। मुझे बताइए कौन सा काम सेफ है? अगर वो एक व्यक्ति के ऊपर जो डिपेंड है, अगर वो छुट्टी कर ले, अगर वो बीमार पड़ जाए, अगर उसको कुछ हो जाए, तो मेरा तो 100% जीरो हो गया ना। लेकिन अगर 100 लोगों से 1-1% आ रहा है, 1, 2, 5, 10% नहीं भी आएगा, चल जाएगा, चलता रहेगा।
हमें चीज को समझना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। आपके घर के अंदर, मेरे घर के अंदर D2H कनेक्शन लगा होगा, है ना, टीवी लगी है तो टीवी में ऑब्वियस है आप कनेक्शन जरूर लगवाते होंगे, कोई ना कोई मूवी देखने के लिए या केबल कनेक्शन। अच्छा मुझे बताइए कितना कनेक्शन जाता है वीडियोकॉन D2H, कितना पैसा देते हैं? 200-300 रुपए। एक कंपनी है D2H, वीडियोकॉन D2H, दूसरी कंपनी है मर्सिडीज। टर्नओवर किसका ज्यादा? टर्नओवर किसका ज्यादा? ऑब्वियस है सर, टर्नओवर मर्सिडीज का ज्यादा। सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, टर्नओवर टाटा स्काई वाले का, वीडियोकॉन वाले का बहुत ज्यादा, क्योंकि नंबर्स कहां पर ज्यादा है। एक दिन के अंदर कितनी, एक महीने के अंदर कितनी मर्सिडीज बिकती होंगी? 100, 500, 1000। लेकिन D2H के रिचार्ज कितने होते हैं? आप 300 रुपए देते हो, 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ रुपए छोड़ दो, 40 करोड़ लोग ही रिचार्ज कराते हैं, 40 करोड़ रुपए 300 रुपए देते हैं, तो करोड़ों हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है। मर्सिडीज कितनी बिक जाएंगी यार? तो जो अमीर लोग हैं वो राज समझ गए हैं कि ज्यादा लोगों से थोड़ी थोड़ी इनकम कमाओ, बशर्ती एक आदमी से आप अपने एग्जांपल में लीजिए, यहाँ पर जितने साथी बैठे, आप 42 लोगों से 100 पीवी करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओ, या एक आदमी से 4500 पीवी की शॉपिंग करा के ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओ। बताओ कौन सा सेफ है, कौन सा अच्छा है, कौन सा फ्यूचरिस्टिक है, कौन सा लॉन्ग टर्म है? आप एक ही आदमी से 4500 पीवी की शॉपिंग कराना सही है, या 45 लोगों से 100 पीवी की शॉपिंग करा के इस बिजनेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना सही है? सिंपल, ये टीम बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही खास स्टोरी है, बहुत ही खास पॉइंट है ये, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाता हूं मैं, राइट। एक स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहां पर देख रहे हैं, आपके सामने क्या है? आपके सामने क्या है? एक शतरंज है। शतरंज जानते हैं आप? चेस, चेस के बारे में जानते हैं आप? अगर मैं आपसे एक छोटा सा काम कहूं कि मुझे आप इस मीटिंग के मतलब कहते हैं ना गुरुदक्षिणा में, आप सिर्फ मुझे इस शतरंज के ऊपर चावल के दाने दे दीजिए, क्या ये बहुत ज्यादा है क्या? आपको लग रहा है सर क्या बात कर रहे हो? और शर्त क्या है मेरी कि ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले शतरंज के पहले बॉक्स में मुझे एक दाना चाहिए, दूसरे बॉक्स में इसके डबल चाहिए यानी कि 2 चाहिए, तीसरे बॉक्स में इसके डबल चाहिए यानी कि 4, और चौथे बॉक्स में इसके डबल यानी कि 8। ऐसे करके ये टोटल इस बॉक्स में इस शतरंज के में टोटल 64 खाने होते हैं, 64। तो मुझे भी क्या चाहिए सर? मुझे सिर्फ इन 64 खानों में आप सिर्फ चावल के छोटे छोटे से दाने डबल करके दे दो बस। आसान है मुश्किल है? ये तो बना आसान है यार। ये तो ऐसा लग रहा है 1 किलो चावल के अंदर मैं निपटा दूंगा सर को, हद मार के 1 किलो चावल में निपटा दूंगा, चले जाएंगे, अरे मजा आ जाएगा। हाँ है ना? लेकिन सर ध्यान से सुनिए, यही तो कहानी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मल्टीप्लीकेशन की पावर मैं आपको समझाता हूं। मल्टीप्लीकेशन क्या है? अगर आप इन 64 खानों में डबल डबल करके दाने रखते तो आपको पता है 64वें खाने में कितने दाने चाहिए? आपको पता है? अगर आप ऐसा करते रहे तो आगे क्या होगा? अगर आप ऐसा करते रहे तो आगे क्या होगा आपको पता है? इन 64 खानों को भरते 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 भरते, 64 तो छोड़ दो, 64 तो छोड़ दो, मैं आपको एक्चुअल बताता हूं, इन 64 खानों को भरने के लिए कितना अनाज लगेगा पता है? कितने चावल के दाने लगेंगे? अगले 150 सालों तक पूरी दुनिया में जितना चावल उगेगा, उस 150 सालों के चावल से भी 64 खाने नहीं भरे जा सकते। आप एक छोटा सा काम करिएगा, क्या आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है? आप इतना करना, 1 × 2, एक बार हो गया, × 2, 2 बार हो गया, × 2, 3 बार, × 2, ऐसे 64 बार करना और देखना जरा कितना आता है। मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, उससे पहले एरर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जैसे कि हम लोग अपनी स्लाइड्स के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताते हैं कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको इस बिजनेस में 6 लोगों को एसोसिएट कराना होता है, राइट। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही से वर्क करता है। यही काम अगर ये डुप्लीकेट करते हैं तो ये 6 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आपके पास 36 लोगों का नेटवर्क आता है। थर्ड स्टेज पर ये 36 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आपके पास 216 लोगों का नेटवर्क आता है। फोर्थ स्टेज पर ये 216 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो 1296 का नेटवर्क बनता है। टोटल नेटवर्क बन जाता है अपने पास 1555 लोगों का। ये 1555 लोग सिर्फ अपने घर की 60 पीवी की शॉपिंग करते हैं तो आपके पास इनकम आती है लगभग 3 लाख रुपए प्लस।
सिर्फ 60 पीवी, यानी कि लगभग 2000, 1800 से 2000 की शॉपिंग करते हैं तो आपके पास इनकम आती है लगभग 3 लाख रुपए। और यही लोग अगर 100 पीवी यानी कि 3-3.5 हजार की शॉपिंग करते हैं तो आपके पास लगभग इनकम आती है 5 लाख रुपए। कैसे आती है चलो वो समझते हैं, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग फिर से समझते हैं। ये आपका फर्स्ट मंथ है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरे कर्सर पे ध्यान से देखिएगा, राइट। मैं एक सेकेंड, हाँ मेरे कर्सर पे जरा ध्यान से देखिए। ये आपने आपका पहला महीना है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आप अभी अकेले हो और आपने 40 पीवी की शॉपिंग करी, यानी कि 1200 रुपए की शॉपिंग करी, राइट। आपकी प्लान के अकॉर्डिंगली आपके पास इनकम आती है सिर्फ 40 रुपए। अगले महीने आपने क्या करा, आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, राइट। इन 6 लोगों ने अपनी सिर्फ 1200 रुपए की शॉपिंग करी, तो 6 लोग 1200 की शॉपिंग करेंगे तो 7200 रुपए का टर्नओवर आएगा। आपके पास इनकम आएगी दूसरे महीने मात्र 200 रुपए। तीसरे महीने ये 6 लोग अपने 6 को स्पॉन्सर करते हैं, आपके पास 36 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। 36 लोग सिर्फ 1200 रुपए की शॉपिंग करते हैं, आपके पास टर्नओवर आएगा 43,200 रुपए का, लेकिन आपकी इनकम बनेगी मात्र 800 रुपए। अब आप बोलोगे सर क्या होता है, 36 लोगों की टीम बना दी मैंने, अभी तक सिर्फ 800 रुपए आए, ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसे आप शतरंज में तो आपने सुना था ना, सब सोच लिया हुआ सर 1 किलो चावल में निपटा दूंगा, तो आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। चौथे महीने यही लोग 36 लोग अपने 6 को स्पॉन्सर करते हैं तो 216 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। ये सभी लोग मात्र 1200 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो इनके आपके पास टर्नओवर जाता है 2,59,200 रुपए का। और आप प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी इनकम बनती है 22,000। मजा आया? अब मजा आना है, 800 से सीधा जंप मार के आया 22,000 रुपए। और अगर एक स्टेज और चलते हैं आगे, 216 लोग अगर 6 लोग स्पॉन्सर कर जाते हैं तो आपका टर्नओवर जाएगा 15,55,200 रुपए का। और प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी इनकम आएगी 2,41,000, 2,41,000 रुपए। सिर्फ 5वें स्टेज पे बात कर रहा हूं मैं आपसे। हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेज पर 40 रुपए आ रहे सर कुछ नहीं हो रहा, दूसरे स्टेज पर 200 रुपए आ रहे सर क्या होगा, तीसरे स्टेज पर 800 रुपए, इससे ज्यादा तो सर मैंने आने जाने में खर्चा कर दिया, अरे छोड़ो बेकार है। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझते। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग नहीं समझते। हम करंट में देखते हैं कि क्या खर्च किया मैंने और क्या आया मेरे पास, अरे लॉस हो गया छोड़ो। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस हिसाब से देखना है तो सर जिंदगी के अंदर 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, उस 20-25 साल पढ़ाई करते करते तो पैसे आते ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 20-25 साल के बाद कभी जॉब लगते हैं, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जॉब के बाद उसके बाद भी 1 महीना काम करते हो तब सैलरी आती है, तब तक हम वेट करते हैं और मेहनत करते हैं। सेम यहां पर सर थोड़ा सा वक्त देकर हम आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, राइट। सो ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिया। आई होप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, राइट। इसके बाद अभी 6 डेज बाकी है, अगले